एक महिला दरोगा अपने पति के साथ घूमने के लिए निकलती है तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखती है। कुछ देर के लिए तो वो उनको एकटक देखती रह जाती है और लेकिन कुछ देर के बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके पति अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछते हैं। तो महिला दरोगा अपने पति को रोने का कारण बताती है। जैसे ही उनके पति रोने का कारण जानने के बाद वो भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं कि जीवन में हम अपने बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या कारण है जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने हर अच्छी नई नई कहानी और फैंटेस्टिक कहानी लेके आती रहूं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें 2 प्राणी रहते हैं। उनके जो पापा हैं वो पहले ही गुजर चुके हैं। उस परिवार में 2 पति पत्नी रहते हैं। पति बैंक में जॉब करता है और पत्नी हाउस वाइफ है। पति की जो नौकरी है वो अच्छी खासी नौकरी है। पति की जो नौकरी है वो अच्छी खासी बैंक कर्मचारी आकर चुपचाप अपने घर में एक चेयर पर बैठ जाते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी आती है, अपने पति को देखकर वो मन ही मन सोचती है कि आज कुछ ना कुछ तो बात है जो ये इस तरीके से आकर चुपचाप बैठ गए हैं। इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो अपने पति को पूछ ही बैठती है कि आज ऐसा क्या हुआ है जो आकर आप चुपचाप बैठ गए हैं। तभी वो जो बैंक कर्मचारी हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज 2 दिन में बैंक के बाहर जो चाय की दुकान है, मैं वहाँ बैठकर लंच के समय चाय पी रहा था। तभी एक बच्ची वहाँ आती है और आके उसने कहा कि मुझे सर कुछ खाना दे दीजिए, मुझे काफ़ी भूख लगी है। मैंने अपने पॉकेट से निकाल कर 100 रुपये उस बच्चे को दे दिए, लेकिन उसने 10 ही रुपये का खाना खाया, 90 रुपये मुझे लाकर वापस मुझे दे दिए और कहा कि सर ये आपने मुझे ज़्यादा दे दिए हैं और ये आप रख लीजिए। उस छोटी सी बच्ची की ईमानदारी को देखकर मेरे मन में जो विचार हैं, मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी ईमानदारी है, लेकिन आजकल के जो भिखारी हैं उनमें ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे ही बैंक कर्मचारी अपनी बात को पूरी करते हैं, तभी उनकी पत्नी अपने पति से कहती है वो बच्ची देखने में कैसी थी, वो कपड़े उसने कैसे पहने हुए थे, उसकी उम्र कितनी थी। तो बैंक कर्मचारी कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ऐसी वो बच्ची थी। तभी उनकी पत्नी कहते हैं जब वो छोटी सी बच्ची इतनी ईमानदार है और हमारे घर में एक बच्चे की भी कमी है, क्यों ना हम उस बच्ची को गोद ले लें और अपने बच्ची समझकर हम उसको पाल लें। तब उसके पति कहते हैं कि आपने मेरी मन की बात छीन ली, तभी से मैं ये सोचता हुआ आ रहा था। और वे जल्दी जल्दी दोनों तैयार होते हैं और गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी ले जाकर बैंक के जो सामने है जहाँ वो बच्ची उनको मिली थी, इधर किधर उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची अपने घर जा चुकी थी और घर का उनको कोई अता पता नहीं था। अगले दिन बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बैंक से छुट्टी ले लेते हैं और सुबह गाड़ी निकालते हैं और जिस वक्त लंच का समय होता है वो दिन में लंच के समय बैंक के सामने जाते हैं और तभी फिर वो लड़की वहाँ आती है और आकर फिर कहती है उस बैंक कर्मचारी को देखकर कहती है कि सर आप मुझे खाना दे दीजिए, मुझे काफ़ी भूख लगी है। तभी बैंक कर्मचारी की जो पत्नी है उस बच्ची को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो। तब वो कहती है कि हम यहीं पास में ही रहते हैं। और बैंक कर्मचारी की पत्नी उस बच्ची को अपने साथ बैंक कर्मचारी की पत्नी उस बच्ची को अपने पास बुलाती है और उसको उसके घर परिवार के बारे में पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब वो बच्ची उन बैंक कर्मचारी की पत्नी को बताती है कि जो हमारे अंकल और आंटी हैं उन्हीं के साथ में रहती हूँ और वो भी मेरी तरह भीख मांगते हैं और पास में ही हमारी एक जो झुग्गी झोपड़ी है उसी में हम रहते हैं।
जो बैंक कर्मचारी उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो उनके घर पहुंचते हैं और जो उनके अंकल और आंटी थे उनसे कहते हैं कि जो इनके मम्मी पापा हैं, इस बच्ची के मम्मी पापा हैं, हमें उनसे मिलना है। तो वो उनके अंकल जो थे वो कर्मचारी की पत्नी से कहते हैं कि ये अनाथ बच्ची है और हमारी तरह ही एक भीख मांग कर अपना जो गुजर बसर अपना जीवन व्यतीत करती है। बैंक कर्मचारी की पत्नी उसके अंकल को कहती है कि हम इस बच्ची को ले जाना चाहते हैं और हम इसे गोद लेना चाहते हैं। तो बैंक कर्मचारी तब वो जो बच्ची के जो अंकल हैं वो कहते हैं कि तो ठीक है, आप ले जाइए। तो वो बैंक कर्मचारी की पत्नी उस बच्ची से पूछती है कि आप हमारे साथ चलोगी, आपको वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और अच्छा जो घर है वो वहाँ रहने को मिलेगा और अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। जैसे ही बच्ची खाने के बारे में जैसे ही बच्ची खाने की बातें सुनती है तो वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनके घर आ जाती है। अगले दिन बैंक कर्मचारी अपने घर में एक पंडित जी को बुलाते हैं और उस बच्ची का नामकरण करते हैं। वो बच्ची का नाम प्रिया रखते हैं और वो अपनी उस बच्ची को अपना समझकर अपने तरह ही अपने बच्ची की तरह ही वो उनका बैंक कर्मचारी चुपचाप आकर अपने घर में एक चेयर पर बैठ जाते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी आती है और अपने पति को ऐसे चुपचाप बैठा हुआ देखकर मन ही मन सोचती है आज कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो ये आकर ऐसे चुपचाप बैठ गए, इनके मन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वो अपने पति से पूछ बैठती है कि आज ऐसा क्या हो गया है जो आप चुपचाप आकर बैठ गए हैं। तभी बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो बैंक के बाहर वो चाय की दुकान है, आज लंच के समय में वहाँ बैठकर चाय पी रहा था। तभी एक बच्ची वहाँ आती है और कहती है कि आप मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मुझे काफ़ी भूख लगी है। मैंने 100 रुपये निकाल कर उस बच्ची को दे दिए कि आप कहीं आसपास कोई ढाबा हो तो आप खाना खा लीजिए। उस बच्ची ने 10 रुपये का खाना खाया और 90 रुपये लाकर मुझे वापस लौटा दिए। उस बच्ची की ईमानदारी मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है और मैं उसी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ। तभी अपने पति की बात पूरी भी नहीं होने देती है, तभी उनकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ती है और पूछती है वो बच्ची कैसी थी, उसकी उम्र कितनी थी, वो देखने में कैसी लग रही थी। तभी बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी को बताते हैं जैसे बच्चे होते हैं ऐसी वो बच्ची थी। तभी उनकी पत्नी कहती है जब वो बच्ची इतनी ईमानदार है और हमारे घर में बच्चे की कमी है, क्यों ना हम उस बच्ची को गोद लें और अपना समझकर हम उसका पालन पोषण करें। तब बैंक कर्मचारी कहते हैं तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली और मैं ये ही सोच रहा हूँ। तो वो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं और बैंक के जो सामने है जहाँ वो बच्ची भीख मांगती थी और वहीं जाकर आसपास ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो बच्ची अपना उस वक़्त वहाँ से जा चुकी थी। वो बच्ची उनको नहीं मिलती है और वो शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन बैंक कर्मचारी बैंक से अपनी छुट्टी ले लेते हैं और सुबह जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी निकालते हैं और बैंक के सामने वो चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी समय तक जब वो बच्ची वहाँ पर नहीं आई, दिन में लंच का समय होता है, तभी वो बच्ची चाय की दुकान पर आती है और उस अंकल को देखकर एकदम से कहती है कि अंकल मुझे काफ़ी भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तभी बैंक कर्मचारी की पत्नी उस बच्ची को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है। तो वो बच्ची उनको बताती है कि हम पास में ये झुग्गी झोपड़ी हैं उन्हीं में रहते हैं और मेरे साथ जो मेरे अंकल और आंटी हैं मैं उन्हीं के साथ में रहती हूँ और वो भी हमारी तरह से भीख मांगते हैं। तो बैंक कर्मचारी उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उनके झुग्गी झोपड़ी जो है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उनके अंकल और आंटी से जाकर पूछते हैं कि हमें इसके मम्मी पापा से मिलना है। तब वो जो उस बच्ची के जो अंकल और आंटी कहते हैं कि ये अनाथ बच्ची है और ये हमारे साथ भीख मांगकर जो अपना जीवन व्यतीत करती है।
तो बैंक कर्मचारी उनसे कहते कि हम इस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उनके अंकल कहते हैं ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। तो वो बैंक कर्मचारी की पत्नी उस बच्ची को कहती है और पूछती है क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगी, आप हमारे साथ चलोगी, आपको वहाँ बहुत अच्छा रहने के लिए घर मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। जैसे ही बच्ची खाने के बारे में सुनती है तो उनके साथ वो चल देती है। बैंक कर्मचारी उस बच्ची को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। अगले दिन पति पत्नी उस बच्ची को अपने घर ले आते हैं और अगले दिन वो पंडित को बुलाते हैं, बच्ची का नामकरण करते हैं और दोनों पति पत्नी उस बच्ची का नाम प्रिया रखते हैं। प्रिया की जो वो परवरिश है अपने बच्चे की तरह करते हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। प्रिया भी उन दोनों को अपना मम्मी पापा मानती है। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होने लगती है तो वो उसका एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा देते हैं और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ प्रिया की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। तो एक दिन प्रिया के पापा प्रिया से कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हें करना क्या है। प्रिया अपने पापा से कहती है कि मुझे आगे चलकर सरकारी अफसर बनना है, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन वो जब स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ा करती थी तो जो उसके क्लास के बच्चे थे वो उसके पिछले जीवन को लेकर के वो एक लड़की भीख मांगा करती थी और आज ये ऐसे हो गई है, उसको काफ़ी जलील किया करते थे। लेकिन वो मन ही मन सोचा करती थी आज ये मुझे इतना मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन मुझे इनके ही जो मुंह है ये इनको ही नीचा कर देना है। लेकिन वो अपना मन ही मन अपनी मेहनत करती रहती है लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती है। उसने काफ़ी मतलब इस बारे में काफ़ी बेइज्जती भी सही है। तो वो आगे जाकर जैसे अपना पढ़ाई करती रहती है और साथ के साथ अपना जो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करती रहती है। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ प्रिया अपनी जो पढ़ाई है वो काफ़ी दिन रात मेहनत करती है और इन सालों में मेहनत करते करते उसको 4 साल लग जाते हैं और उसकी जो मेहनत है वो रंग लाती है और वो एक दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद जैसे ही ये खुशी उसके मम्मी पापा को पता चलता है और वो उन्हें पता चलता है और जो उनके जैसे ही उनकी बच्ची प्रिया दरोगा बन जाती है, जो उसके प्रिया के जो मम्मी पापा हैं वो इस खुशी को इस कदर बयां करते हैं, जो गांव गली में वो ढिंडोरा पीटते हैं, गांव गली में सभी को हल्ला मचाते हैं कि जो हमारी बेटी है वो दरोगा बन गई है और वो अब अपनी ट्रेनिंग पर जाने वाली है। और प्रिया अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वो एक दूसरे से वो काफ़ी अपने प्रिया और जो उसके मम्मी पापा हैं एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो प्रिया है अपनी मम्मी से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और जैसे प्रिया अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और वो जो प्रिया के जो मम्मी पापा हैं उसको हर रोज़ वो सुबह और शाम कॉल करके पूछते हैं तुम कैसी हो और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत ही उससे लगाव करते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे ही प्रिया को ट्रेनिंग पर 10 दिन हो गए थे तो प्रिया का फ़ोन एक दिन नीचे गिर जाता है और वो गिर कर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। प्रिया उसे रिपेयरिंग के लिए गिर देती है और प्रिया दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने घर ले आते हैं और घर लाकर अगले दिन वो पंडित को बुलाते हैं। पंडित को बुलाकर वो उस बच्ची का नामकरण करवाते हैं। बच्ची का नाम वो प्रिया रखते हैं और प्रिया की परवरिश वो अपने बच्चे की तरह करते हैं और किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। प्रिया भी उन दोनों को अपना मम्मी पापा मानती है और जैसे ही प्रिया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो प्रिया का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में कर देते हैं और प्रिया पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ प्रिया की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। एक दिन प्रिया के जो पापा प्रिया से पूछते हैं कि अब तो तुम्हारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, आगे चलकर तुम्हें करना क्या है। तब प्रिया कहती है आगे चलकर मुझे एक सरकारी अफसर बनना है, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी जो उसकी क्लास के बच्चे थे उस प्रिया को काफ़ी जलील किया करते थे कि ये लड़की पहले भीख मांगा करती थी और ये मतलब काफ़ी
उसको अच्छा बुरा बोलते थे। लेकिन प्रिया उनको उल्टा जवाब नहीं देती थी, तो उसने ठान लिया था कि आगे चलकर मुझे इन्हें कुछ करके दिखाना है। लेकिन वो अपने उस समय को भी नहीं भूल पाती है कि जब वो बच्चे उसको जलील किया करते थे। जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ प्रिया अपना 3-4 सालों से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, और प्रिया की जो मेहनत है वो रंग लाती है, और वो सरकारी अफसर बन जाती है, और वो एक दरोगा बन जाती है। और जैसे ही प्रिया दरोगा बन जाती है, जो उसके प्रिया के जो मम्मी पापा हैं वो इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जो गांव गली में ढंढोरा पीटते हैं, और सभी को, जो गांव वाले हैं आस पड़ोस के सभी को बताते हैं कि हमारी जो बच्ची है वो दरोगा बन गई है। और एक दरोगा बनने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी अपने घर में रखते हैं, और जो आस पड़ोस के जो रिश्तेदारों को सभी को मिठाइयाँ बांटते हैं। प्रिया की जो ट्रेनिंग है वो भी प्रिया की जो ट्रेनिंग है प्रिया अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, और प्रिया को ट्रेनिंग पर गए हुए 10 दिन हो गए थे। वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, और एक दूसरे के बगैर वो रह भी नहीं पाते थे। और जब भी जैसे सुबह और शाम दोनों वक्त जो प्रिया के मम्मी पापा हैं वो प्रिया से कॉल करके पूछते थे, तुम कैसी हो, खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपनी पढ़ाई का ध्यान देना। तो वो प्रिया अपनी मम्मी से ज़्यादा लगाव करती थी। एक दिन क्या होता है, जो प्रिया का फ़ोन है वो गिर कर टूट जाता है, और प्रिया अपने फ़ोन को रिपेयरिंग की दुकान पर गिर के आ जाती है। जैसे ही प्रिया के पापा का कॉल आता है, लेकिन वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता है, और फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो जैसे ही 3-4 दिन हो गए, प्रिया की उनसे कोई भी बात नहीं हो पा रही है, तो प्रिया के जो मम्मी पापा हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, और मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, हमारी बच्ची कैसी होगी, और वो क्या कर रही होगी, ठीक भी है या नहीं है। वो काफ़ी अपनी बच्ची के बारे में सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं। दोनों अपनी गाड़ी उठाते हैं और अपनी बच्ची से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो प्रिया के पापा हैं उनको चोट थोड़ा कम आई थी, लेकिन जो प्रिया की मम्मी हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। तो प्रिया के पापा अपनी पत्नी को एक अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। प्रिया की मम्मी को ऑक्सीजन लगा हुआ था, और उनके सिर पर काफ़ी पट्टी वट्टी भी बंधी हुई थी। लेकिन जैसे ही प्रिया का जैसे ही प्रिया का फ़ोन ठीक होता है, और वो अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन करती है और उनको राजी खुशी का पूछती है। जैसे ही वो अपने पापा को कॉल मिलाती है, तो उसके पापा फ़ोन को उठाते हैं और पहले पूछते हैं कि बेटी तुम ठीक तो हो, कैसी हो, और कई दिन से तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। लेकिन वो जैसे बस इतनी ही बात पूछते हैं और अपनी बेटी का फ़ोन बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन बंद कर देते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, और लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की जो ट्रेनिंग है उनकी जो बेटी है वो ट्रेनिंग पर गई हुई है। कहीं जैसे यदि वो अपनी जो हालत के बारे में अपनी बेटी को बता देंगे, कहीं उनकी बेटी की ट्रेनिंग में जो है वो बाधा न बन जाए, और जो उनके जो सपना उनकी बेटी ने देखा वो कहीं अधूरा न रह जाए। तो ये सोचकर वो अपनी बेटी को अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन प्रिया जो है वो कुछ समझ जाती है कि जैसे पापा पहले बात किया करते थे, आज पापा के जो बातों में ऐसा हौसला नहीं है, और वो मतलब उसको शक हो जाता है। तो अपनी सहेली के फ़ोन से अपने पापा को कॉल करती है, और अपने पापा से पहले कसम दे देती है कि पापा आपको कसम है कि आप मेरे से कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं, जो इस तरीके से आप मेरे से बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके जो पापा हैं मजबूरी में उसको बताना पड़ता है कि जो हम तुम्हारे इधर से कोई हमारे मतलब जैसे हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे, तुम्हारा फ़ोन हम नहीं मिल रहा था, और तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे। हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे, और रास्ते में आते हुए हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट। प्रिया अपने पापा से हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ लेती है कि आप कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और कौन से आपका जो रूम है वो कौन से नंबर का है। तो वो हॉस्पिटल की सारी जानकारी ले लेती है, और अपने सर से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेती है कि सर मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इमरजेंसी जाना है। उनके सर
उनको प्रिया को छुट्टी दे देते हैं। प्रिया अपनी सहेली को लेकर अपने पापा के और मम्मी के पास आ जाती है। जैसे ही प्रिया हॉस्पिटल में एंट्री करती है, अपने पापा को बाहर बैठा हुआ देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो पापा भी अपनी बेटी के गले लगकर, दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन फिर वो एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और एक स्टूल पर बैठ जाते हैं। प्रिया जैसे ही अपने पापा के आंसू पोंछती है और उनको उनकी हालत के बारे में पूछती है, तो फिर प्रिया अपने पापा से कहती है कि मम्मी कैसी हैं और मम्मी की हालत कैसी है और मम्मी कौन से आईसीयू में है। तो तभी जो प्रिया के पापा प्रिया को कहते हैं कि अभी आधे घंटे के बाद आईसीयू के मिलने का वक्त होगा और आप जब भी आप अपनी मम्मी से मिल के आ सकती हैं। तो तब जब तक आईसीयू का मिलने का नंबर होता है तो वो दोनों बाप बेटी बैठकर बातें कर रहे हैं। और जैसे ही आईसीयू का मिलने का समय हो जाता है, प्रिया अपनी मम्मी को देखने के लिए आईसीयू में जाती है और जैसे ही अपनी मम्मी को देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वहीं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जैसे वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो वहाँ के कंपाउंडर थे, अंदर आईसीयू में जो कर्मचारी थे, तो वो प्रिया को पकड़ते हैं और कहते हैं कि या तो आप बाहर चले जाइए वरना आप तसल्ली से बैठकर इनकी जो दुख है, इनका जो इनके बीमारी के बारे में पूछिए। तब प्रिया चुप हो जाती है और अपनी मम्मी को देखकर वो मन ही मन वो मतलब काफ़ी दुखी होती है और बैठकर अपनी मम्मी के बारे में मम्मी से पूछती है। लेकिन उनकी मम्मी को ऑक्सीजन लगा हुआ है और जैसे ही जो प्रिया की मम्मी है, प्रिया को देखकर वो भी काफ़ी उनके जैसे ही प्रिया आईसीयू में जाती है और अपनी मम्मी के हालात देखती है, उसकी मम्मी के सिर पर पट्टी बंधी हुई है और उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अपनी बच्ची को देखकर जो उनकी मम्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी जो वहाँ का जो आईसीयू का कर्मचारी अंदर था तो वो आकर प्रिया को कहता है कि या तो आप इत्मीनान से बैठकर इनकी राजी खुशी का पूछिए वरना आप बाहर चली जा सकती हैं। तब प्रिया अपनी मम्मी के पास बैठती है और धीरे धीरे अपनी मम्मी की राजी खुशी का पूछती है। तो 5-10 मिनट वो अंदर उनको बैठे हो गए थे। तभी जो आईसीयू का जो कर्मचारी है वो आता है और उनको हाथ पकड़कर उनको बाहर कर देता है। तब दोनों जो प्रिया और उसके पापा आईसीयू के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तो वो ज़बरदस्ती प्रिया के पापा उसको कसम देते हैं और प्रिया को वापस ट्रेनिंग पर भेज देते हैं। लेकिन जैसे प्रिया ट्रेनिंग पर चली जाती है और प्रिया के जो पापा हैं वो सुबह शाम प्रिया को उसकी मम्मी की हालत के बारे में सारी छोटी छोटी खबर प्रिया को देते रहते हैं। उधर प्रिया भी अपना मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करती है और उधर जैसे जैसे समय बीतता है और प्रिया की जो मम्मी हैं उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ चुका और वो काफ़ी ठीक हो गई थी और वो भी अपने घर शिफ्ट हो गई। एक दिन प्रिया के पापा प्रिया से कहते हैं, अब तो बेटी तुम्हारा जो सपना वो भी पूरा हो गया, तुम्हारी मम्मी भी ठीक होकर घर आ गई हैं, अब तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मैं अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ। प्रिया अपने पापा से साफ इनकार कर देती है कि पापा मुझे आप लोगों के पास रहकर आप की सेवा करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तब प्रिया के पापा कहते हैं कि जवान बेटी को घर में रखना अच्छी बात नहीं है, लोग समाज क्या कहेगा, बेटी की शादी कर देना ही एक बहुत अच्छी बात है। तो प्रिया के पापा एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढते हैं जिसका कारोबार अच्छा है, अच्छे पैसे वाला है, उससे प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया अपने ससुराल चली जाती है और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से करती है और कभी कभी बीच में प्रिया आकर अपने मम्मी पापा की खुशहाली का पता भी ले लिया करती है और फ़ोन करके भी पूछ लेती है। जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे समय के साथ साथ उसके प्रिया के जो मम्मी पापा वो भी खुशी खुशी रहते हैं और
प्रिया और उसके जो पति हैं वो भी खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ जो प्रिया के मम्मी पापा हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और प्रिया के जो पति हैं वो भी प्रिया के मम्मी पापा को अपने साथ ले आते हैं और उनकी अपने साथ रखकर उनकी सेवा बहुत ही उनका मान सम्मान और उनकी सेवा एक साथ रहकर वो करते हैं। जैसे जैसे प्रिया के पापा प्रिया की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और प्रिया अपनी ससुराल चली जाती है। प्रिया के मम्मी और पापा अपने घर पर बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते हैं। बीच बीच में प्रिया अपने मम्मी पापा की खुशहाली का पता ले लिया करती है। एक दिन प्रिया अपने पति के साथ जा रही थी तो रास्ते में वो छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखती है। पहले तो प्रिया उनको देखती रह जाती है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही उसका पति अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर तो उनसे रोने का कारण पूछता है तो प्रिया फिर अपने जीवन की सारी कहानी अपने पति को बताती है। तो प्रिया की कहानी सुनकर जो उनके पति हैं वो भी काफ़ी भावुक होते हैं और वो भी रोने लगते हैं। तो प्रिया कहती है कि हम भी जीवन में अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे और हम भी ऐसा ही बच्चा गोद ले लेंगे और जिससे हमारा जो परिवार है वो भी पूरा हो जाएगा। तो प्रिया के पति कहते हैं जैसे तुम ठीक लगता है ऐसा हम करेंगे। तो वो प्रिया के पति भी इस प्रिया की बात से एग्री हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ प्रिया के जो पति हैं वो प्रिया के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा के साथ रखकर उनकी भी सेवा पानी वो अच्छी तरीके से करते हैं और पूरी फैमिली बहुत खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, इन कहानियों का सुनाने का इरादा हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये कहानी सिर्फ हम इसलिए आपको सुनाते हैं ताकि इनमें से आप कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सको और औरों को भी शेयर कर सको। और फिर मिलते हैं हम एक दूसरी कहानी के साथ, एक टॉपिक के साथ। और अब लेते हैं हम आपसे अलविदा और फिर कहते हैं बाय।